हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके। और इस चैप्टर में भी जो हम पढ़ रहे थे एक्सप्लेनेशन ऑफ एसआई यूनिट, है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ एसआई यूनिट से मतलब हम इसमें ये देख रहे थे जो कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी जो यूनिट बनाई गई है ना। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर बनाई गई है तो 1 मीटर किसको मानेंगे, मास की यूनिट 1 kg मानी है तो 1 kg किसको कहेंगे। ये सारी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे थे, है ना। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ लिया था एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, आज हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ मास, है ना। मतलब नेक्स्ट जो एसआई सिस्टम में जो हमारी यूनिट ऑफ मास है, ठीक है, किलोग्राम, तो वो 1 किलोग्राम किसको माना गया, सबसे पहले 1 किलोग्राम कितनी वैल्यू को कंसीडर किया गया, ये सारे एक्सप्लेनेशन हम देखते चलेंगे। ओके। तो फर्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड हमारा नंबर डलेगा इसमें यूनिट ऑफ मास, है ना। तो यहाँ तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मास हम किसे कहते हैं, है ना। एक्चुअली में जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि मास और इन सब किसको कहते हैं, है ना। तो मास मतलब जो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ओके। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जो बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ होगा उसकी क्वांटिटी को हम उसका मास कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये हमारे पास जो चौक है ना, चौक बनाने के लिए हमने लाइम स्टोन चूने का यूज किया है। तो इसमें मान लो जो 10 ग्राम चूना हमने यूज किया है क्वांटिटी इसकी, तो इसका मास कितना कहलाएगा, 10 ग्राम कहलाएगा। ओके। तो 10 मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, ये तो होगी मास की बात। और फिर हमने देखा होगा यहाँ पर इन एसआई सिस्टम, ठीक है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास क्या होती है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है ना। तो उसकी यूनिट को हम किलोग्राम मानते हैं। और एट इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एट इट इज डिनोटेड बाय केजी, है ना। स्मॉल केजी के साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इसकी यूनिट। अब जो मास हमने कहा जो कि मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम कितने मास को कहा गया है ना। मतलब सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने 1 किलोग्राम कहा कि मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, तो फिर उनको ये बताना जरूरी था कि 1 किलोग्राम मास कितने मास को लिया जाएगा। तो फिर हमने इससे पहले डिस्कस किया ही जो ये जो सारी यूनिट्स है, सभी यूनिट्स जो है 7 फंडामेंटल और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कहाँ डिसाइड की गई, जो मतलब साइंटिस्ट की एक कमेटी बनी, है ना। और इस कमेटी ने एक सभी, है ना, यूनिट्स के सैंपल बनाए और वो सैंपल कहाँ रखे गए हैं, ठीक है, सैंपल ऑफ कहाँ रखे गए हैं, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, है ना, मतलब पेरिस में, ठीक है। एक है ना ब्यूरो बना है, जो एक ऐसे बोल रहे इंस्टीट्यूट बना है, उसमें जो यहाँ पर, ठीक है, उसको नाम दिया गया ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। कहाँ पर है ये, पेरिस। ओके। तो इसमें यहाँ, ठीक है, एक किसका मटेरियल लिया जो प्लेटिनम इरिडियम, है ना। कौन से मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है ना। प्लेटिनम इरिडियम लेने का कॉजेस हम देख चुके हैं, है ना, क्योंकि इसमें रस्टिंग नहीं होती, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की, ठीक है ना, मतलब इसमें भी जो प्लेटिनम इसमें 90% प्लेटिनम रखा, 10% इरिडियम रखा और उससे जो एलॉय बनी उसका एक सिलेंड्रिकल पीस बनाया गया, है ना। एक सैंपल के लिए एक पीस बनाया गया, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और उसके मास को कितना बोल दिया गया, 1 kg, है ना। और फिर इस तरह से एक सैंपल बनाया गया प्लेटिनम इरिडियम का और उतने बड़े टुकड़े के मास को 1 kg कह दिया गया और उसका सैंपल सभी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि आप आज से 1 kg हम इतने मास को मानेंगे और उसके 1000 पार्ट कर दे, है ना, इसके कितने पार्ट कर दें, 1000 पार्ट कर दें। ओके। तो उसके 1 पार्ट को कितना माना गया, 1 ग्राम, है ना। तो पहली यूनिट तो जो हम यही बता देंगे, यही लिख देंगे कि 1 किलोग्राम मास कितने को कहा गया, है ना। तो हम लिखेंगे द मास ऑफ ए सिलेंड्रिकल पीस, ठीक है, सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम
इरिडियम एलॉय, ठीक है, कैप्ट है ना, इन्हें है ना, एक कैप्ट इन्हें कहाँ पर ये लिखना है हमको, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर इन पेरिस, ओके, इट्स कॉल्ड 1 किलोग्राम, ओके, इतने मास को 1 किलोग्राम कहा गया, ओके। लेकिन फिर भी बेटो जैसे ये एक सैंपल बनाया तो गया, लेकिन फिर भी इसमें साइंटिस्ट को कुछ एरर के चांसेस लग रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये पीस टूट जाता किसी वजह से, है ना, या गिर जाता तो उसमें से कुछ पार्टिकल अलग हो जाते, कुछ है ना उसमें डिफेक्ट आ जाते, ठीक है। तो फिर इससे बचने के लिए बेटो मतलब कि फिर अगर इसमें कोई लॉस हो जाता, अगर ये टूट जाता या हम कहें तो ये गिर जाता, इसमें कुछ है ना फ्रिक्शन के कारण कुछ पार्टिकल अलग हो जाते, तो फिर 1 kg मास हम एग्जैक्ट एज इट इज वापस नहीं बना पाते, है ना, मतलब हम बिल्कुल एज इट इज पीस वापस नहीं बना पाते, तो फिर इसमें कुछ एरर आने के चांसेस थे, है ना। तो फिर साइंटिस्ट ने जो 1 kg की और यूनिट्स डिसाइड की, है ना, और वो यूनिट क्या है, सिंपल सा है बेटे यहाँ पर, ठीक है ना, 1 किलोग्राम मास हम किसको भी कहेंगे, ठीक है, द मास ऑफ 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर या ऐसे कहें 1000, ठीक है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड, ये इज कंसीडर्ड टू बी, ठीक है, इज कंसीडर्ड टू बी 1 kg, ओके। मतलब क्या दिया गया तो, है ना, कि हमने इसमें आने वाले एरर्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, तो फिर यहाँ पर, ठीक है, उसकी कुछ ये नई यूनिट बनाई गई, और कितनी यूनिट बनाई गई कि हम एक लीटर वाटर ले ले बेटो, और 1 लीटर वाटर का कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखें हम उसको, इतने, है ना, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उस मास ऑफ वाटर का, तो उस वाटर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम के, है ना। तो इसमें जो हम ये वाले बेसिस पर अगर 1 kg बताते हैं, तो इसको हम, है ना, कई बार ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम वाटर को एक क्वांटिटी 1 लीटर मेजर करके उसको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कई बार ला सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है ना, हमने ये यूनिट भी बना ली उसकी, ओके। फिर एटॉमिक स्केल पर जो एक और यूनिट कहते हैं हम कि 1 किलोग्राम, और किस किस को माना, ठीक है ना, तो यहाँ पर मास ऑफ, ठीक है, 5.0188 into 10⁻25 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 किलोग्राम, है ना, मतलब कार्बन 12, तो कार्बन 12 से मीनिंग हमारा क्या यहाँ पर है कि, है ना, कार्बन का तो कौन सा एलिमेंट जिसमें, ठीक है ना, कितने 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, मतलब जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर, है ना, इसका मास नंबर कितना हो, 12 हो, ओके, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन 12। मतलब कई आइसोटॉप्स भी होते हैं तो जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए या प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ऐसे तो हमको कौन सा कार्बन लेना है ना, कौन सा एलिमेंट लेना है कार्बन का जिसका मास नंबर जो 12 हो, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो उसको हमने क्या कहा, 1 किलोग्राम, मतलब कार्बन 12 के, ठीक है, 5.0188 into 10⁻25 एटम मिलेंगे, तो उनसे जो मास बनेगा, मतलब इतने सारे एटम जो हम कार्बन की जमा कर ले, है ना, तो वो जो मिल जाएंगे तो उनका मास कितना हो जाएगा, 1 kg, ओके। तो ये था हमारे पास किलोग्राम की डेफिनेशंस। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर, है ना, ये तो बड़ी यूनिट हो गई उसकी, ठीक है, जिससे हमारे पास किलोग्राम जो है वो कन्वीनियंस यूनिट है, तो ना तो बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमको छोटे मास मेजर करने हो, तो है ना, छोटे मास मेजर करने हो,
ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, ठीक है। तो छोटे मास से मतलब जैसे यूनिट फॉर एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास मतलब स्मॉलर यूनिट आप बोल सकते हो इसको, स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तो आपको है ना कार्बन के एटम या किसी है ना एलिमेंट के एटम का मास मेजर करना है ना, ठीक है। जैसे प्रोटॉन का मास मेजर करना है, किसकी बात कर रहे हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास मेजर करना है। तो इनके मास के लिए हम 1 kg, ये बड़ी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। आप ऐसे सोचो, जैसे एग्जांपल के लिए तो हमने क्या किया, हमको यहाँ पर किसका मास मेजर करना है ना, प्रोटॉन का। अब इधर हमने रखा तो यहाँ पर प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन के मास को क्या इधर हम 1 kg से मेजर कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस रहेगा, मतलब प्रोटॉन का जो मास है बहुत ही छोटा है रिलेटिव टू द 1 kg। तो फिर इसके लिए जो है ना हमने छोटी यूनिट भी बनाई, किसको मेजर करने के लिए, मास, एटॉमिक मास को, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये किसी एलिमेंट के मास को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है उसी को अब हम देख रहे हैं, यूनिट फॉर एटॉमिक मास, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बात आई, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख देता हूँ, स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, मास की छोटी यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ है ना सबसे पहले तो देखो कि जैसे आप इमेजिन करो जो कि आपको किसी एटम का, है ना, आपके पास जो जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन के है ना एटम है, जो एक नाइट्रोजन का एटम है आपके पास, ओके। तो आपको इसका मास मेजर करना है ना। तो यहाँ पर जो हमने ये बात तो समझ में आ गई हमको कि हम एटम के मास को मेजर करना चाहेंगे तो फिर हमको छोटी यूनिट चाहिए लगेगी, है ना, मतलब वेट की हमें यहाँ सॉरी मास की हमें छोटी यूनिट चाहिए होगी। अब छोटी यूनिट किस बेसिस पर बना है, ठीक है ना, जैसे जो हमको एटम की मास मेजर करना है तो फिर साइंटिस्ट ने जो यहाँ पर एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई है ना, उसके लिए किसको ही लिया, दूसरे एटम को लिया, मतलब है ना एक रेफरेंस एटम लिया, ठीक है ना, ऐसा बोल लो, एक रेफरेंस एटम, ठीक है। एक रेफरेंस एटम मतलब एक एटम को, एक एलिमेंट के एटम की रिस्पेक्ट में ही दूसरे मटेरियल के एटम को हम मेजर करेंगे। जैसे हमको एक बात तो समझ में आ गई कि एटम का मास हम केजी में नहीं मेजर कर सकते, ठीक है ना, मतलब के बहुत बड़ा मास हो जाएगा। तो फिर हमने छोटा से छोटा मास लेना स्टार्ट किया। तो हम छोटे से छोटा मास ले, किसको मेजर करने के लिए, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमें छोटा से छोटा मास लेना चाहिए। तो छोटा मास किसका ले, तो फिर यहाँ पर जो 3 रेफरेंस बनाए गए, वो छोटा मास किसका लिया गया, हाइड्रोजन एटम का, मतलब हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस माना गया। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस माना गया। फिर दूसरा जो है ना ऑक्सीजन एटम को रेफरेंस माना गया, या तीसरा जो यहाँ पर हम कहें तीसरी स्केल जो है हमारी कार्बन एटम को, मतलब ठीक है। यहाँ पर हमको एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी एटम के मास को मेजर करना है तो हमें उसके मास को दूसरे एटम के मास से कंपेयर करना होगा, है ना, मतलब एक एटम के मास को दूसरे रेफरेंस एटम के मास से कंपेयर करना होगा। तो फिर जो इस तरह से साइंटिस्ट ने 3 एटम लिए स्टार्ट में, मतलब सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम लिया, उनके कुछ क्राइटेरिया थे जो एटम लेने के, है ना, ऐसा कोई नहीं कि मन से कोई भी एटम ले लिया। उन्होंने है ना कुछ क्राइटेरिया, मतलब उनकी एबंडेंस देखी कि वो कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं नेचर में, और ठीक है ना उनकी रिएक्टिविटी मतलब कैसी है, वो मोस्ट रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव, ऐसे कुछ उनके क्या बनाए गए, क्राइटेरिया बनाए गए कि कौन से रेफरेंस एटम कौन से एलिमेंट का ले। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि क्लियर, तो फिर से शॉर्ट में समझो कि हमको एक एटम का मास मेजर करना है ना। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए उसका कंपैरिजन दूसरे रेफरेंस एटम के मास से करेगी। अब बात यह आती है कि दूसरा रेफरेंस एटम कौन किसको लिया जाए। तो साइंटिस्ट के सामने जो 3 एटम आए हाइड्रोजन क्राइटेरिया के बेसिस पर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन एटम के उस पे बेसिस पर 3 स्केल हम बोल सकते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट को हम हाइड्रोजन स्केल पर बता सकते हैं, ऑक्सीजन स्केल और कार्बन स्केल पे। तो हम यहाँ तीनों स्केल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर कार्बन स्केल मतलब मोस्ट जो हम ऐसे कहें तो कि सबसे
अच्छा एटम एलिमेंट निकलकर कौन सा आया है, कार्बन। और कार्बन में भी कौन सा, कार्बन 12 एटम, है ना। ठीक है, कौन सा एलिमेंट निकल कर आया सामने, कार्बन 12 एलिमेंट। ठीक है, कार्बन 12 एलिमेंट से मतलब अभी बताया तो यहाँ पर कि जिसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, जिसका एटॉमिक मास, ठीक है, या मास नंबर 12 हो, ऐसे उस कार्बन की, है ना, उस कार्बन को रेफरेंस माना गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी एटम के मास को मेजर करना है, तो अब हम उसके मास को कार्बन 12 एटम के मास से कंपेयर करके मेजर करेंगे। कार्बन 12 के एटम के मास से कंपेयर करके मेजर करेंगे। मतलब ये जो दूसरा रेफरेंस एटम है हमारा, कौन सा एटम है, C12 है, कार्बन 12 है। ओके, तो फिर यहाँ पर छोटी यूनिट का नाम रखा गया, स्मॉलर यूनिट बनाई गई और उस यूनिट का नाम रखा गया जो एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मतलब उसी बेस पर उसका नाम भी दे दिया गया। एटम के मास को मेजर करने के लिए यूज की जा रही थी, तो उसी बेसिस पर उसे एटॉमिक मास यूनिट नाम भी दे दिया गया और शॉर्ट में उसे हम एमयू बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ से एक एमयू कितना होगा, है ना। तो अब डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पर 1 AMU को, तो 1 AMU कितनी मास को हम कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक कि छोटी यूनिट, छोटे मास को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज में लाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब हम मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन हम केजी में ना बोलते हुए हम किस में बोलेंगे, एमयू में। मास ऑफ न्यूट्रॉन हम केजी में ना बताते हुए किस में बताएंगे, एएमयू में, है ना। अब ये 1 एमयू कितना होता है, ओके, तो 1 एमयू कितना होता है, ठीक है, उसको ऐसे समझ लो। यहाँ पर देखो, हमको समझ में आ गया यहाँ कि हमें किसी एटम के, है ना, एटम के मास को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, एटम के मास को, तो हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, कार्बन 12 एटम से। ओके, अब ये जो कार्बन 12 एटम का जो मास है, जो, ठीक है, कार्बन 12 एटम का जो मास है, ठीक है, इस मास को और छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। कितने टुकड़ों में, जो 12। ठीक है, मतलब कार्बन एटम का जो मास है, उस मास को भी और छोटे छोटे 12 भागों में बांट दिया गया है ना। क्या समझ में आया यहाँ पे कि जैसे हमारे पास ये कार्बन 12 है, तो इस कार्बन 12 को ऐसे कितने पार्ट में, है ना, ऐसे 12 इसके टुकड़े कर दिए गए। मतलब टुकड़े करने से मीनिंग यहाँ पर उसके मास को 12 भागों में बांट दिया गया। ओके, जैसे ऐसे समझो, ये हमारे पास क्या है, 1 मीटर लेंथ है। अब ये 1 मीटर लेंथ भी हमको बड़ी लग रही है, तो हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, 1000 भागों में। तो 1000 पार्ट, इसको 1000 भागों में बांट दो ऐसे, तो वो 1000 पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह जो कार्बन एटम का भी मास हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है, ओके, क्योंकि उससे छोटे पार्टिकल भी होते थे। कार्बन 12 से हल्के पार्टिकल भी होते थे। जैसे यहाँ पर लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर से छोटी लंबाई भी होती थी, तो इसलिए मीटर को भी और छोटे भागों में बांटा गया। तो मीटर को 1000 भागों में बांटा गया और उसे कितना बोल दिया गया, जो, है ना, इसको 1 सेंटीमीटर बोल दिया गया। ओके, फिर 1 सेंटीमीटर से भी छोटी लेंथ होती है, तो फिर 1 सेंटीमीटर को भी किस में भाग में बांट दिया गया, तो 10 पार्ट में बांट दिया गया। तो वो कितना बन गया, 1 mm बन गया। इसी तरह बच्चों कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 का जो एक एटम है, उससे हल्के एटम भी हुआ करते थे, या हल्के एटम भी होते हैं। तो फिर कार्बन 12 एटम को कितने भागों में बांट दिया, इससे समझो। जैसे 1 मीटर से छोटी लंबाई है, तो उस छोटी लंबाई को मेजर करने के लिए हमने 1 मीटर के 1000 टुकड़े कर दिए, और जो एक पार्ट बचेगा, एक टुकड़ा रहेगा, उसकी लंबाई को बोल दिया 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह यहाँ कार्बन 12 एटम के कितने टुकड़े माने गए, 12, ओके, 12। और उस 12 में से जो, है ना, एक पार्ट, एक टुकड़े के मास को, है ना, मास ऑफ 1 पार्ट, ओके, मास ऑफ 1 पार्ट ऑफ, है ना, ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 के एक एटम, फिर से सुनो, जो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है, उसका 12th पार्ट, ठीक है, 12th पार्ट। फिर से यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 1 AMU किसको माना गया,
1 mu किसको माना गया, ठीक है, जो हमारा मास ऑफ कार्बन एटम है, मास ऑफ C12 एटम है ना, शॉर्ट में लिखा होता है। ओके, इस मास ऑफ C12 एटम को है ना, कितने मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है, इसको कितने भागों में बांट दिया गया, 12 भाग में। ओके, तो इसका जो एक भाग आएगा उसे कितना माना गया, 1 AMU। तो डेफिनेशन तो आप बन गई पहले, फिर हम उसकी वैल्यू देखते हैं, है ना। तो क्या लिखोगे आप, मास ऑफ, ठीक है, या 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, ऑफ C12 मतलब पूरा लिखना चाहते हैं तो आप कार्बन 12 लिख देना उसको, ठीक है ना, इज कॉल्ड 1 AMU, है ना, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, फिर हमको जगह मिल जाएगी यूनिट निकालने के लिए। 1 AMU कितना हो जाएगा, मास ऑफ, ठीक है, 1 C12 एटम अपॉन में 12। ओके, ये है ना, इसी को ऊपर लिखा अब हमने। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर अब 1 AMU की वैल्यू फाइंड करने के लिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम चाहिए, जो कार्बन 12 एटम का 1 है ना एटम की मास चाहिए हमको। तो हमारे पास देखो, जो ये हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ C12। ओके, कार्बन 12 का एटॉमिक मास, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, कितना हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, कितना है 12 ग्राम पर मोल। मतलब हमें यहाँ 1 मोल कार्बन एटम का मास मालूम है, 1 मोल मतलब कितना, तो 1 मोल में जो कितने एटम्स होते हैं, 6.022 into 10⁻23 एटम। मतलब हमारे पास इतने एटम का मास है, कितने एटम का, 6.0। 1 मोल का मास मतलब कितने एटम का मास, इतने का। तो हमारे पास कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम है, तो उसको हम एटम के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 6.0 to 10⁻23 एटम ऑफ C12, है ना, यही लिख देते C12 कितना है 12 ग्राम। ओके, यहाँ भी इतने एटम का मास हमारे पास इतना है, ठीक है। तो हमको 1 एटम का चाहिए, तो 1 एटम का ऐसे निकल जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ओके, तो क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर 12 है ना, इतने एटम का, ठीक है, मास 12 ग्राम है ना, तो 1 का निकालना है तो उससे डिवाइड कर दोगे, यूनिट रूल लग जाएगा, 1.02 to 10⁻, है ना, 23 ये ग्राम में। ओके, ये हमारे पास उसकी वैल्यू है बेटा, ठीक है। या ये जो नंबर है बेटा 6.022, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर भी है ना, इसको कौन सा नंबर बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो यहाँ, देयरफॉर, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, यहाँ लिखा हो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो इसका मास हो जाएगा यहाँ 12 ग्राम, है ना, और इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर, 6.022 into 10⁻23, है ना, ये जो नंबर है, ठीक है, ये 6.022 23 ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर बोलते हैं हम इसे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, ये ठीक। तो हमने उसको नंबर के बदले Na से दिखा दिया, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना आया, 12 ग्राम अपॉन n, है ना। तो अब देखो यहाँ से 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU कितना होगा हमारे पास, देयरफॉर 1 AMU इससे
इस इक्वेशन से, मास ऑफ वन, है ना, ठीक है, वन एटम ऑफ C12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 12 ग्राम अपॉन में Na, है ना, और अपॉन में 12, अपॉन में 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो 1 mu इसके बराबर आ गया, 1 mu आ गया हमारे पास 1 अपॉन Na ग्राम, है ना, ग्राम, ठीक है। तो ये तो उसका एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, 1 mu किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन Na, वेयर 1 Na इज ए एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आप इससे नंबर से डिवाइड कर दोगे उसको, ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 1 mu 1, ठीक है ना, 6.022 10⁻23 ग्राम में मास है ना। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 1 AMU, ठीक है, ये आ जाएगा 1.66 10⁻24 ग्राम। अब आप सोच रहे हो यार ये कैसे आ गया, है ना, तो ऐसा देखो, जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इधर करके बताता है इसे, जैसे इधर हमारे पास है, इसको डिवाइड करना था हमको 6.022 10⁻23 को, ये लिखा है, इसको डिवाइड करना है हमको, तो देखो, चलो ठीक से लिखता हूँ, 6.022 10⁻23, है ना, इसको डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके ना। तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 24, ये आ जाएगा 10। अब देखो ऐसा लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू में, ठीक है, 10 प्लस टू दी पावर 24, ये आ गई, 10 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर, 24 आ गई, है ना। अब आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे, 10 को 6 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये जो 10 की पावर है ये ऊपर आकर माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 6.022 इंटू 10 की पावर -24, ये ऊपर आ गई, 10 माइनस हो गई, और आप इसको 10 को इससे डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, ओके। ऐसा है, मतलब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो, जो 1 mu किसके इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 1 mu इक्वल टू 1.66 10 की पावर -24 ग्राम के, ओके। या फिर इसे केजी में बताना है, तो 1 AMU 1.66, ठीक है, 10 की पावर -27 केजी आ जाएगा, ओके ना। ये किलोग्राम में बदलने के लिए हमने ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 10 की पावर -24 से 27 हो जाएगा ना, तो ये उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और भी जो प्रैक्टिस में और भी हम यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, ये तो हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। मतलब अगर हमको मास ऑफ प्रोटॉन बताना हो, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप केजी में बता रहे हो, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 की पावर -27 केजी, ओके। तो आप इसे mu बोल सकते हो, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितने mu, 1 mu, ऐसा 1.67, एक्चुअली में भी 1.67 ही होगा, इसके आगे और डिजिट्स आते हैं, हमने 2 डिजिट्स तक लिखे हैं, 04 और आगे तक बढ़ेगा, है ना, तो राउंड फिगर लिख दिया 1.67। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो केजी में अगर हम लिखें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 की पावर -27 केजी, तो आप उसको mu में 1 mu लिख सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU, है ना। और न्यूट्रॉन का मास भी अप्रॉक्स इतना ही होता है, तो उसका मास भी 1 mu आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो 0.6 mu के आसपास आएगा, है ना। चलिए, ये था जो हमारे पास, फिर इसकी भी जो है ना प्रैक्टिकल यूनिट भी हम देखते हैं। मास को आप आपने बड़ी यूनिट भी सुनी होगी, जैसे डेली लाइफ में, है ना, 1 क्विंटल, ओके। तो यहाँ पर और यूनिट हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब मास की यूनिट पढ़ रहे तो सभी यूनिट देख ले, तो 1 क्विंटल ये प्रैक्टिकल यूनिट है, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 1000 केजी, सुना होगा ना जो आपने, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो है ना अनाज है वो क्विंटल में ही मेजर करते हैं, ठीक है, तो 1 क्विंटल 1000 केजी हो जाता है, ठीक है ना। और टन सुना होगा क्या आपने, यहाँ पर 1 मैट्रिक टन, है ना, तो 1 मैट्रिक टन इसके बराबर होता है 10 क्विंटल, ओके। ये हमारे पास यूनिट होगी क्विंटल की, ओके। तो 1 मीटर टन मतलब 1 टन किसके बराबर होगा, 10 क्विंटल है, ओके। तो ये रही हमारे पास, है ना, स्मॉलेस्ट एंड बिगर यूनिट्स ऑफ मास। सभी तरह की यूनिट हमने देख ली यहाँ पर, मतलब जहाँ केजी जो है जो कन्वीनियंस यूनिट है, ना तो बहुत बड़ी ना ही छोटी, और एमयू बहुत छोटी यूनिट है, एटॉमिक लेवल पे यूज होती है,
और क्विंटल और मेट्रिक टन ये प्रैक्टिकल यूनिट है, बड़े जो हमारे व्हीकल है उनके मास इसी में मेजर का। ओके चलिए बेटे ना, अब हम इसमें देखते हैं यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो नेक्स्ट देखिए बेटे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम की। तो एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकेंड होती है ना। एंड इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय एस, है ना, स्मॉल एस, सेकेंड का एस, है ना। अब यहाँ पर 1 सेकेंड हम किस, है ना, डिफाइन कर रहे थे कि 1 सेकेंड कितना होगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड को, ठीक है, डिफाइन करने से पहले किसके बारे में जाने थे, जो हम सोलर डे की, है ना। तो सोलर डे क्या होता है, ठीक है। सोलर डे मतलब जो द टाइम इंटरवल इन विच द अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन। जैसे ये हमारी क्या है, जो ये सन है ना, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ पर हमने कोई पॉइंट ए बोल दिया, ठीक है। तो अर्थ रोटेट होकर, समझना, अर्थ रोटेट होकर वापस, ठीक है, पॉइंट ए उसी जगह आ जाए, ठीक है। जैसे पॉइंट ए यहाँ से चला था और रोटेट होकर उसी जगह आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, वन रोटेशन। ओके, तो वन रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है, जितना टाइम लेगा उसे हम वन सोलर डे कहते हैं। तो वन सोलर डे से मतलब क्या रहेगा, सोलर डे से मीनिंग हमारा रहेगा टाइम टेकन, ठीक है, टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, बाय द अर्थ, ठीक है। ये ऐसा लिख सकते हैं, टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ना, या और आसान लैंग्वेज में लिख भी तो टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट completes one rotation, ठीक है, with respect to the sun, ठीक है, it's called, ठीक है ना, वन सोलर डे, है ना। मतलब सन की रिस्पेक्ट में अर्थ जो रोटेशन करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेगी वो हमारा वन सोलर डे रहेगा, है ना। तो वन सोलर डे जो है ना, सोलर डे की जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, कभी अर्थ अपना रोटेशन जल्दी पूरा कर लेती है, जनरली जो हमको पता है कि अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है ना, ठीक है। तो यहाँ जो कभी कभी इस सोलर डे की वैल्यू जो क्या रहेगी, कम रहे, है ना, ज्यादा होगी, कम रहेगी, तो हम यहाँ मीन सोलर डे की वैल्यू बात करते हैं, ठीक है। तो अब 1 सेकेंड को हम डिफाइन कर रहे हैं जो, तो यहाँ पर देखो ये 1 सोलर डे, ओके, 1 सोलर डे, मीन सोलर डे की बात कर रहे हैं, 1 मीन सोलर डे, ठीक है ना। तो इसमें 24 आवर्स होते हैं, अगर आप इसे सेकेंड में बदलो, है ना, तो 1 मीन सोलर डे में कितने आवर्स आ जाएंगे, 1 मीन सोलर डे में, है ना, आवर्स में बदलने के लिए 60 से इंटू करोगे, जैसे ये 24 है, 60 से इंटू कर दोगे मिनट में बदल जाएगा, है ना। फिर और 24 से 60 में और 60 से इंटू कर दोगे, कितने बदल जाएगा, सेकेंड में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 86,400 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से अगर 1 सेकेंड की वैल्यू निकालो तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, 86,000 इसका इधर डिवाइड कर दोगे तो 1, ये 86,400 इंटू में 1 मीन सोलर डे, ठीक है, ऐसे मतलब 1 मीन सोलर डे का कितना पार्ट, 1/86,400 पार्ट, ओके, इट्स कॉल्ड 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ 1 सेकेंड की डेफिनेशन जो बनेगी जो, ठीक है ना, ये हमारी 1 सेकेंड की डेफिनेशन हम लिखेंगे, ठीक है, द टाइम, ओके, या 86, ठीक है, द 86,400 पार्ट ऑफ 1 mean solar day, it's called 1 second,
ओके ना, ये रहेगा हमारे पास 1 सेकेंड की डेफिनेशन। लेकिन जो यहाँ पर है ना 1 सेकेंड की ये जो डेफिनेशन है, ये रिलेटिवली जो किसकी रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम, है ना, सन और अर्थ की रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि सन अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये जो हमारा जो टाइम पीरियड है, ये स्टैंडर्ड है सिर्फ अर्थ सरफेस के लिए, अर्थ लेवल के लिए बात होगी तो। लेकिन एग्जांपल के लिए तो जैसे हम हमारी अप्रोच आज यूनिवर्स तक हो गई है ना, तो यहाँ पर ठीक है, हम अगर बात करें तो कि हम किसी, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा 1 मीन सोलर डे है, उसमें जो हमारा हमको क्या रहता है, इनअप्रोप्रिएट होता है किसको मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के, मतलब हमारे इसमें कुछ एरर आने की चांसेस होती है, ठीक है, इस बेसिस पर अगर हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस एरर्स को अवॉइड करने के लिए मतलब स्टैंडर्ड मीटर, ये तो जो अर्थ के किसकी बात हो गई, अर्थ के रोटेशन के रिस्पेक्ट में बात हो गई है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट जो अब हम उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो अर्थ की किसके बेसिस पर दी जाती है, ठीक है ना, हम सॉरी 1 सेकेंड की स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ठीक है, तो पहले उसकी डेफिनेशन जो हम लिख देते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर यहाँ पर 1 सेकेंड की जो हम दूसरी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसको समझते हैं। 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 है ना, 770 वाइब्रेशन, ठीक है, ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशन उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो ऐसे लिख लें हम, करस्पॉन्डिंग टू द, ठीक है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपर फाइन लेवल ऑफ, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम, है ना, सॉरी सीजियम 133, ठीक है, ठीक है, ये मतलब उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, 91926317770 vibration of radiation corresponding to a transition between 2 hyperfine level of ground state of cesium 133 atom। अब इसको समझना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले, तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है ना, एक समझना पड़ेगा किसके बारे में, है ना, एमिशन ऑफ रेडिएशन या एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ जो जैसा हमने पहले 1 सेकेंड की जो डेफिनेशन पढ़ी, इसमें जो कुछ एरर आने के चांसेस थे, क्योंकि ये तो चार सरफेस की रिलेटिव बताई जाती है, ठीक है ना, मतलब इसमें जो हमारा हमें टाइम मेजर में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्पीड पर, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन, इस बात पर। तो हमने एक नई यूनिट बनाई टाइम की, जिसमें एरर जो नेग्लिजिबल एरर रहेगी, और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए समझना, तो पहले तो जो हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम 133, मतलब सीजियम तो एक एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट हमको लेना है, जिसका, है ना, एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक मास उसका 133 है, या मास नंबर 133, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले तो लाइट एमिट क्यों होती है उसको आप समझो, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पर कि हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो है कि जो हमारा एटम होता है, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आना है, तो उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके कुछ रूल्स है, और वो है ना, ये आते हैं, आपने 9 में पढ़ा होगा, या कोई, ठीक है, आप इसको 11वीं केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, क्या बात हो रही है, आप ये सारी बातें पढ़ोगे। तो अभी इतना समझ के चलिए जो कि जो हमारा एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमें पता है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये बात भी हमें पता है।
और रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो किस अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहे होते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में क्यों नहीं रहते, है ना, अलग अलग ऑर्बिट में क्यों होते हैं? तो बात आती है तो वहां पर एनर्जी डिफरेंस की, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जिनकी एनर्जी लेस रहेगी, कम एनर्जी रहेगी, तो लेस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पास वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, और जिनकी एनर्जी हाई रहेगी वो दूर वाले ऑर्बिट में, फिर जिनकी और हाई रहेगी वो उससे दूर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, है ना। मतलब एनर्जी लेवल यहाँ अलग अलग होता है ना। पास वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम रहेगी और दूर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये इतनी बात ध्यान में रखो, ओके, ठीक है ना। क्या काम है कि पास वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहेगी, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन आगे, है ना, अपर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी। एक्चुअल में जो हम ये 12 फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप 11 केमिस्ट्री में हम इसको भी पढ़ोगे। तो अब बात ये हमको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और एक ऑर्बिट में सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 1 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, बस। तो पहले ऑर्बिट में जो फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टेबल नहीं हो सकते। अगले में 8 है तो 8 से ज्यादा उसमें नहीं रह सकते। थर्ड में 18 आएगी तो 18 से ज्यादा उसमें नहीं हो सकते, है ना। ये रूल सब आप फॉलो। अब एक बात देखिए जो कि इलेक्ट्रॉन कोई फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई सेकंड में घूम रहा है, तो बात इतनी है कि उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। अगर सबकी एनर्जी सेम होती तो सब एक ऑर्बिट में घूम रहे होते, लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग है तो डिफरेंट ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब देखो जो कि अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे, अब हम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है ना, तो मान लो जो हमने ये वाले, चलो मैं सिर्फ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो हमने भी जो यहाँ से बाहर से एनर्जी दी, मतलब हमारा जो एटम है उस एटम को बाहर से एनर्जी मिल गई, ओके, क्या मिली? एनर्जी मिली। तो एनर्जी मिलने पर क्या होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो, ठीक है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसे हम उसकी ग्राउंड स्टेट कहेंगे। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके पास इतनी एनर्जी कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमेगा, तो ये उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ओके। और अगर ये इस वाली स्टेट में जाता है तो ये उसके लिए कौन सी स्टेट होगी? ठीक है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ओके। और यहाँ पर अगर वो जाता है तो हम उसे उसकी क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। क्लियर ना? मतलब कम एनर्जी वाले, जहां उसकी एनर्जी कम होगी इस ऑर्बिट में, तो वो ग्राउंड स्टेट। उससे हायर एनर्जी में गया तो हम क्या बोल देंगे कि वो कौन सी स्टेट में आ गया? अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। ये टर्म्स थोड़े से ध्यान में भी रखते चलिए, ठीक है। अब देखो कि हमने बाहर से एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो अब ये एनर्जी बढ़ गई तो ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, ओके, अपर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब अपर ऑर्बिट में गया, ठीक है, एनर्जी लेकर, लेकिन हमें पता है कि अपर वाले ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वहां 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा सकता, तो फिर ये क्या करेगा? ये रिटर्न आ जाएगा, अपने ऑर्बिट में रिटर्न आ जाएगा, रिवॉल्व भी करता चलेगा, रिटर्न भी होते जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया था? एक्साइटेड स्टेट में, फिर वहां से रिटर्न कहाँ आ गया? ग्राउंड स्टेट में। तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिस्ट हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकल वर्ड में? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, कहेंगे हम एक्साइटेड स्टेट में। ये किसी हाई एनर्जी लेवल में एक्स का क्या कहेंगे, है ना, ट्रांजिशन कहेंगे। समझते चलना, तो ये टर्म समझो, ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या देखा जो कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एटम को एनर्जी दे रहे हैं, एटम क्या करेगा? उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और अपने हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो इसे हम ट्रांजिशन ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन ऑफ एटम या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से, जैसे ग्राउंड स्टेट पे था तो यहाँ था, है ना, यहाँ घूम रहा था, इसको एनर्जी दी, ठीक है, तो ये एनर्जी लेकर इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो ये ऊपर वाली ऑर्बिट में आ जाएगा। अब यहाँ वो ज्यादा टाइम स्टेबल नहीं रहेगा तो वापस नीचे आ जाएगा। तो सुनना, यहाँ पर ऊपर जाते टाइम जो,
है ना, अपर लेवल में जाते टाइम उसने एनर्जी गेन करी, जब वो वापस नीचे आएगा, वापस जब वो नीचे आएगा अपने ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज कर दे, क्लियर, एनर्जी रिलीज कर देगा। क्यों, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट में, इसको हमने एनर्जी दी, तो एनर्जी गेन करके ऊपर चला गया, अब जब नीचे आएगा तो जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी तो आपको समझ में आया क्या फेनोमेनन हुआ, कि अगर हम एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो एटम एनर्जी गेन करके, ठीक है ना, एनर्जी गेन करके, ठीक है, हायर ऑर्बिट में जाएगा, उसका ट्रांजिशन होगा, ठीक है, और ट्रांजिशन में जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, जितनी एनर्जी उसने लिया था वो एनर्जी वो रिलीज कर देगा। और वो एनर्जी जो किस फॉर्म में रिलीज करेगा, वेव्स के फॉर्म में। कौन सी वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव का नाम है ना, वो जो वेव्स वो बनाएगा, मतलब जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो सिर्फ वेव्स के फॉर्म में होगी, या उसे हम जनरली रेडिएशन बोल रहे हैं। रेडिएशन मतलब क्या ही है, एनर्जी, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यही एनर्जी हमारी लाइट होती है, जो एनर्जी हमारे आंखों पर आई थी, ठीक है ना, जैसे एटम के अंदर ये फंक्शन हुआ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे गया, फिर वहां से लोअर एनर्जी लेवल पर आ गया, अपने वापस ऑर्बिट में आ गया, तो उसमें से वो ऊपर जाने और नीचे आने में एक एनर्जी रिलीज कर देगा। तो वो जो एनर्जी होगी, ठीक है, जिसे हम रेडिएशन कह रहे हैं, ये लाइट भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, तो ये लाइट रेडिएशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइट रेडिएशन वो एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एमिट करेगा, और डिपेंड करेगा क्यों, कि कौन से एनर्जी लेवल से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो रेडिएशन है जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा कितने बार वाइब्रेट कर दे, या ऐसे कितने वाइब्रेशन बना दे वो, इतने, ठीक है, इतने वाइब्रेशन बनाने में जितना टाइम वो लेगा जो, है ना, 9192, है ना, 631770, इतने टाइम्स, है ना, आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, आप उसको ट्राई कर लेना, अभी हम इतने बोल के चल रहे हैं, ठीक है ना, हम पढ़ सकते हैं उसको। तो इतने सारे वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमारा क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। क्लियर यहाँ पर, तो 1 सेकेंड कौन से टाइम को कह रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड, कौन सी ड्यूरेशन को हम कह रहे हैं, तो जितनी ड्यूरेशन में, ठीक है, कौन सा एटम लिया था हमने, ये सीजियम 133 एटम, ठीक है, मतलब सीजियम 133 एटम ने जो रेडिएशन बनाए हैं उससे करस्पॉन्डिंग रेडिएशन, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हुआ। तो इस ट्रांजिशन में जो वो रेडिएशन बनाएगा जो, ठीक है, वेव्स बनाएगा, तो उस वेव्स के कितने वाइब्रेशन, ऐसे कितने वाइब्रेशन, ऐसे ये 91, है ना, 9, ठीक है, इतने 91, ठीक है, 2631770, इतने वाइब्रेशन बनाने में जितना टाइम लग जाएगा उसे हम 1 सेकेंड कहेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यू है किसकी, 1 सेकेंड की, ठीक है ना। मतलब अगर हम कहें तो कि इसमें 1 सेकेंड में कितनी एरर आ सकती है, मतलब इस टाइम में, अभी तो आपने एरर और ये सब नहीं पढ़ी है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी इतना ध्यान में रखिए कि टाइम की जो ये वाली वैल्यू है जो, ठीक है, ये इस तरह से मेजर की गई जो वैल्यू है 1 सेकेंड की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मतलब ये इस तरह से जो हम टाइम 1 सेकेंड की वैल्यू को बता रहे हैं, इसमें थोड़े से, है ना, वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ना, सन की रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, किसी दूसरी प्लेनेट की रिस्पेक्ट में सन का रोटेशन कुछ अलग हो, सॉरी, अर्थ का रोटेशन टाइम कुछ अलग होगा, तो फिर वहां पर इस 1 सेकेंड की इस डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस है ना, लेकिन ये वाली डेफिनेशन जो हर जगह पर यूनिवर्स में हर केस में एप्लीकेबल होती है, तो इसलिए हम मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग 1 सेकेंड की ये डेफिनेशन लेकर चलते हैं। तो 1 सेकेंड डेफिनेशन फिर से क्लियर कर ले एक बार। 1 सेकेंड मतलब कितने टाइम इंटरवल को हम कह रहे हैं, तो सीजियम 133 एटम का जब ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट तक, या हाई एनर्जी लेवल में, या एक्साइटेड स्टेट में, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन एमिट होंगे, उन रेडिएशन के कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, इतने वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम हमारा क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। तो ये हमने वही डेफिनेशन लिखी, 1 सेकेंड इज द, ठीक है, इज द ड्यूरेशन ऑफ
ठीक है, 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine level of ground state of cesium। मतलब cesium एटम के दो हाइपर एनर्जी लेवल के बीच में जो कोई भी वो स्टेट हो सकती है ना, कोई भी हमारी क्या हो सकती है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है ट्रांजिशन का, है ना। ठीक है, तो उसके में जो टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये रहेगी 1 सेकेंड की डेफिनेशन, इसे नोट कर लीजिए तो। ठीक है, एक्चुअल में जो आप थोड़े से अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने ये ट्रांजिशन और ये सारी बातें डिस्कस नहीं की है, पढ़े नहीं है, लेकिन जब आगे चलते हुए आप ये पढ़ते जाओगे, ठीक है ना, ट्रांजिशन के बारे में केमिस्ट्री में आप अभी पढ़ोगे उसको, एटम और उसमें जो न्यूक्लियर में, हम 12th में फिजिक्स में जो है वो 12th में आता है। ठीक है, तो आपको जब वो समझ में आ जाएगा तो ये बातें और क्लियर हो जाएगी। फिर भी हमने कोशिश की है उसको समझने की, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं। चलिए बच्चों ना, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है ना। टेम्परेचर के हम यूनिट पढ़ने तो जा रहे हैं, टेम्परेचर हमने कई बार पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, हम या डेली लाइफ में वर्ड सुनते भी हैं। तो एक्चुअल में टेम्परेचर क्या बताता है हमें, ठीक है, तो ऐसे समझना बच्चों। ठीक है, कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक, और एक हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये गर्म करके हमने इसको रखा है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बताना चाहें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब अगर हम जनरल कहें, हम बोलेंगे ये गर्म है, तो हम टेक्निकल वर्ड में तो क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर है। ये ठंडा है तो हम कहेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में कि इसका लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर किसको बता रहा है, टेम्परेचर किसकी मीजर बता रहा है, हॉटनेस और कोल्डनेस की। अगर मैंने बोल दिया तो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर हाई है, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है, फिर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट बी है, इसका टेम्परेचर लो है, तो आप क्या कहोगे कि आप बोल दोगे ए जो है ना, ये कैसा है, हॉट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, हॉट। ठीक है, और ये कम टेम्परेचर कहा हमने, तो आप या तो बोल दोगे कोल्ड है, या आप बोलोगे इसका टेम्परेचर इसमें लेस हॉट है, कम गर्म है, ऐसा बोलोगे। तो टेम्परेचर से आपको उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस समझ में आ जाती है। तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच शोज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ओके, ये टेम्परेचर के बारे में हमने समझा। ठीक है, टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजर बताता है। अब उसकी यूनिट हमको पढ़ना है, तो इन एसआई सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर is Kelvin, okay, Kelvin, and it is denoted by कैपिटल K, है ना। ध्यान रखना कि केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, तो उसकी यूनिट जो हम लिखेंगे छोटे लेटर में लिखेंगे, है ना, और सिंबल उसका कैपिटल में। ठीक है, अब यहाँ से जो हमको डिफाइन करना है 1 केल्विन टेम्परेचर कितने को माना गया है ना, 1 केल्विन टेम्परेचर कितने को माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 केल्विन टेम्परेचर को समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो यूनिट मेजरमेंट टेम्परेचर मेजरमेंट की जो डिवाइसेस हैं, जो पैमाने हैं, जो स्केल है, वो कैसी बनाई गई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें मीटर बनाना था, है ना, कितनी लेंथ बनानी थी हमको, 1 मीटर बनाना था। तो हमने क्या किया, एक आसान तरीका, एक रॉड ले ली। क्या लिया आपने, एक रॉड लिया, एक मटेरियल लिया, ठीक है ना, क्या लिया आपने, मटेरियल लिया, तो एक सब्सटेंस लिया। ओके, और उस सब्सटेंस पर एक यहाँ साइन लगा दिया, और इस साइन को बोल दिया कि आप यहाँ पर लेंथ को 0 लेंथ मानोगे। ठीक है, इसमें तो हमें कोई ज्यादा, है ना, अब मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं, सीधे हमने उस पर मार्क लगा दिया, हमने बोल दिया कि ये 0 लेंथ है। ओके, और इधर, है ना, एक दूसरा मार्क लगा दिया, और हमने उसको बोल दिया ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है ना, कितने की लेंथ है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ, या 1 मीटर यहाँ पर आप बोल दो। क्लियर यहाँ पर। अब मान लो जो कि हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाना है, एक स्केल बनाना है, ठीक है ना, तो उसमें भी हम कोई ना कोई मटेरियल यूज करेंगे जिसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी किसके साथ बदलती हो, टेम्परेचर के साथ। ओके,
तो यहाँ पर जो ठीक है क्लियर यहाँ पर कि जैसे कि इससे क्या समझ में आया हमको कि हमने स्केल बनानी थी लेंथ मेजर करने के लिए, एक मटेरियल ले लिया, उस पर 2 निशान लगा दिए, एक को बोल दिया 0 ले दिया, हम 0 लेंथ को 0 मानेंगे, और यहाँ पर हमने एक लेंथ को 100 सेंटीमीटर मानेंगे या 1 मीटर मानेंगे। इसी तरह जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपनी अपनी स्केल बनाई, अपने अपने पैमाने बनाए जो। तो इसी तरह से आपने सुना होगा सेंटीग्रेड है ना, या सेल्सियस, ठीक है ना, ऐसे सेंटीग्रेड या सेल्सियस आप बोल सकते हो, सेल्सियस स्केल, मतलब हम टेम्परेचर को किस में मापते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री ऐसा है ना, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, या फिर 0 केल्विन है ना, आपने केल्विन सुना होगा, केल्विन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने फ़ारेनहाइट सुना होगा जो, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, ओके, स्पेलिंग अभी देख ली तब उस पर कोई ध्यान न दो, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट जो हमने सुना है, तो फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापते हैं। जैसे इस तरह से हमारे पास लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, है ना, मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। तो इसी तरह जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी अलग अलग स्केल बनाए गए। कोई किसी ने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया वो कहेगा कि मैं टेम्परेचर को सेल्सियस में बताऊंगा। एक ने बनाया, उसने बोल दिया कि मैं टेम्परेचर को केल्विन में मापूंगा। एक ने बनाया, हमने बोल दिया फ़ारेनहाइट, एक ने बोल दिया र्यूमर में मेजर करेंगे। ओके, तो अब इन्होंने भी जो अपने पैमाने बनाए होंगे, अपनी जो स्केल बनाई होगी, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा उसको थोड़ा सा समझो। तो जैसे यहाँ है ना, हम केल्विन की बात कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट केल्विन ने जो क्या किया है ना, साइंटिस्ट केल्विन ने एक मटेरियल लिया, मतलब एक वाटर की बात की, ठीक है। मैं एक स्केल जैसा बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। केल्विन स्केल की हम बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट केल्विन ने जो बनाई, तो उसने भी तो इसमें वाटर को लिया, ठीक है। किसको लिया उसने, मान लो इसमें उसने वाटर को भरा, समझने के लिए मैं भरने की बात कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब उसने यहाँ कहा कि हम इस स्केल पे 0 किसको मानेंगे, 0 टेम्परेचर किसको मानेंगे। जैसे यहाँ हमारी जो स्केल है ना, ये मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल किसको माप बता रही है, किसको मेजर करने के लिए है, लेंथ को। तो इसमें हमने बोला यहाँ हम 0 लेंथ मानेंगे। अब केल्विन स्केल हमारी किसको मेजर करने के लिए है, टेम्परेचर। तो फिर हम 0 टेम्परेचर किसको मानेंगे। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं केल्विन ने, ठीक है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को अपना रेफरेंस बनाया, है ना। जैसे यहाँ पर 2 मार्क्स लगा दिए थे, एक मार्क ए हो गया, दूसरा मार्क बी हो गया, ठीक है, ये हो गया। समझ में आया ना कि जैसे रॉड पर 2 मार्क लगा दिए, ये मार्क हो गया ए और ये मार्क हो गया बी। अब टेम्परेचर स्केल पर वो मार्क किसको मानेंगे। तो पहला मार्क हमारा क्या हो गया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, और दूसरा मार्क कौन हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। समझना मुझे यहाँ पर 2 मार्क से मतलब यहाँ पर जैसे हमारी जो मीटर स्केल है उसमें तो हम सिर्फ निशान लगाना होते हैं, लेकिन हम यहाँ कोई इस पे निशान नहीं लगा सकते ना। हम निशान से मतलब हम यहाँ पर मार्किंग कैसे करेंगे, तो हमने 2 रेफरेंस लिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर रेफरेंस में लिया और बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को रेफरेंस में लिया। 2 टेम्परेचर हमने रेफरेंस में यहाँ पर लिए हैं, ओके। तो फिर यहाँ अलग अलग जो हमने अभी स्केल की बात की, सेंटीग्रेड स्केल है ना, सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल है ना, तो सभी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पर, किसी ने फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री मान लिया, किसी ने फ्रीजिंग पॉइंट को है ना कितना मान लिया 32 ऐसा जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट माना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर को माना है, 27315 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन ने तो यहाँ पर, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या नंबर दे दिया, 273.15, और इतने टेम्परेचर को उसने 1 केल्विन, इतना केल्विन बोल दिया, है ना, कि वाटर कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होगा उससे उसने इतनी वैल्यू दे दी, असाइन कर दी खुद के मन से। और यहाँ पर जो वाटर, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होगा उस टेम्परेचर को उसने वैल्यू दे दी, ठीक है, 373.15 केल्विन ऐसा, ओके। मतलब ये 2 मार्क लगा दिए उसने। मार्क से मतलब जैसे हम ये रॉड पे मार्क लगा रहे हैं ना, ए और बी, ये हमारे 2 रेफरेंस है। मार्क से मतलब ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस, और पॉइंट बी एक रेफरेंस है। इसी तरह हम यहाँ रेफरेंस किसका लेते हैं, ठीक है, 2 टेम्परेचर का रेफरेंस लेते हैं,
ठीक है, तो वो टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर रहेंगे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो केल्विन ने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अपने हिसाब से नंबर दे दिए, ये वैल्यूज दे दी उसने, और बोल दिया कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस के 1/100 पार्ट को हम कितना मानेंगे, 1 केल्विन। तो 1 केल्विन कितने को माना उसने, पहले यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1 केल्विन किसके बराबर होगा, मतलब क्या, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373.15, ओके, उसमें से माइनस कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट 273.15, कितना बचेगा, केल्विन में है ना, तो कितना बचेगा 100 केल्विन। 100 केल्विन आया, तो हमें 1 केल्विन का डिफाइन करना है, तो कितने से डिवाइड कर दोगे उसको, 100 से, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1 कितना बचेगा, 1 केल्विन। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस का 1/100 पार्ट क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। ओके, चलिए, है ना। तो एक्चुअल में जो यहाँ हमको सिर्फ डेफिनेशन जैसे समझना है, ये सारी डिस्कशन, सारी बातें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। 11वीं क्लास में ही हमको ये सब पढ़ना है। टेम्परेचर के स्केल कौन कौन से स्केल होते हैं, तो हमने जो तीनों स्केल कहे, फारेनहाइट, केल्विन, ये अब आगे और डिटेल में बच्चों हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में ना, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे उसको। ठीक है, तो ये हुआ जो, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की सॉरी 1 केल्विन की डेफिनेशन और एक तरीके से और दी जाती है ना, ट्रिपल पॉइंट के बेस पर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट हम किसको कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब द टेम्परेचर एट विच वाटर, ठीक है, प्योर वाटर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, है ना। 3 स्टेट से मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड gases, solid, liquid and gas simultaneously, ओके, मतलब उस टेम्परेचर को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में होता है, उसको आप समझते हो, ठीक है ना, इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, है ना। ये हमने ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन लिखी पहले, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। और ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, कितना होता है ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पॉइंट से मतलब जो आप ऐसे नहीं समझना कि पॉइंट कुछ, जैसे हम पॉइंट सुनते हैं तो पॉइंट वर्ड सुनते से हमारे दिमाग में आता है कि एक पॉइंट होगा, है ना, फिजिकली हमारे दिमाग में एक डॉट घूमने लग जाता है, पॉइंट बोला मतलब एक, यहाँ पॉइंट से मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, ट्रिपल पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर को हम कहें, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर जो टेम्परेचर पे वाटर क्या करने लग जाता है, बॉइल करने लगता है, तो पॉइंट यहाँ पर रेफरेंस कर रहा है कि किसको, टेम्परेचर को। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है तो 273.16 केल्विन, ठीक है ना, ये मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, थोड़ा सा दिमाग में इमेज बन जाए तो इसके लिए, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से इसमें हमने थोड़ी सी आइस डाल दी, अभी पहले वाटर किसमें, कौन सी इसमें था, वाटर था यहाँ, ओके, ये वाटर था, कौन सी स्टेट में था, लिक्विड, ओके। अब हमने उसमें यहाँ पर थोड़ी सी आइस मिला दी, आइस मिला दी, तो आइस भी वाटर का ही पार्ट है, मतलब वाटर यहाँ पर आइस, सॉलिड, ठीक है, या ऐसे मान लो कि वो वाटर थोड़ा सा जमने लगा, वाटर हल्का हल्का जमने लगा, कुछ जम गया, या हमने अलग से आया एकदम, तो सॉलिड किस में है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। अब थोड़ा सा हमने इसको टेम्परेचर दिया, है ना, हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, वेपराइजेशन होता है, हमको पता है कि वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे होता है, तो यहाँ टेम्परेचर, इसमें वेपराइजेशन होगा, गैस
वाटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में टूट कर बाहर आने लगेगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, वेपर बनेगी। मतलब कौन से फॉर्म में आ गया वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो जिस टेम्परेचर पर वो तीनों में बैलेंस होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में बराबर बैलेंस होगा। ये थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए हमने दिखाया है वीडियो, है ना, समझने आ जाने के लिए, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट पर बैलेंस होता है, ठीक है, मतलब उससे कम टेम्परेचर हुआ तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो गैस में भी बदल सकता है और लिक्विड में भी बदल सकता है ना। तो उस पॉइंट को, मतलब एक मान लो हमने कहा जो ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे वो ट्रिपल पॉइंट पर है, ये उसका ट्रिपल पॉइंट है, मतलब वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में है। तो अगर इससे कम टेम्परेचर करे, कम टेम्परेचर मतलब ठंडा होगा वो, तो मतलब वो इससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दे तो वाटर किस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड में, है ना, आइस में बन जाएगा। और इससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर करे तो लिक्विड, और लिक्विड से सीधे किस में आ जाएगा, गैस में। ओके, तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसका कितना पार्ट जो 273.16, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट कितना केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। तो इससे हमको 1 केल्विन निकालना है, तो 1 केल्विन कितना हो जाएगा, 1 केल्विन कितना आ जाएगा, जो ये 1/273.16, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस ये डबल मी डेफिनेशन। तो यहाँ से 1 केल्विन किसके बराबर आ गया, तो हम कहेंगे 1 केल्विन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 273.16 पार्ट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, जो 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर is called 1 केल्विन, is called 1 केल्विन, ठीक है। तो 1 केल्विन का, है ना, अगली यूनिट, अगली डेफिनेशन ये भी रहेगी, ठीक है। तो ये थी जो हमारे पास यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन किसको कहेंगे हम, दो तरीके से हमने डिफाइन करना सीखा यहाँ पर, ठीक है। फिर जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ करंट, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कंटिन्यू करेंगे। चलिए ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके।